ब्रेक से पहले गुफ्तगू थी ताहयात नहली केस के हवाले से। यकीनन बहुत सारे मेरे मेहमान हैं, उनके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ कराची स्टूडियो में रऊफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और यकीनन उनसे मैं कराची का सवाल ना पूछूं ये कैसे हो सकता है। रऊफ साहब, कराची का मुस्तकबिल, आपकी सीट, आपका हल्का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, क्या वजह है? क्या मुस्तफ़ा कमाल एडजस्ट हो रहे हैं शहबाज शरीफ के लिए? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं दो जुमले ऐड कर दूँ जो दीगर अहबाब ने कहा। देखिए, सबसे बड़ा बड़ा अलमिया हमारे पास जो रहा और जिसे अब एड्रेस होना ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये जो बेंच इस वक्त काजी फ़ायद ईसा साहब जो फैसले करके जा रहे हैं, तो किसी साहब ने फरमाया था ना कि एक साल बहुत होते हैं। ये 2-3 दिन के बेहतरीन फैसले जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी को और पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को एक ट्रैक के ऊपर ले आएंगे। उसका वायलेट कोई नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पे ये जो सादिक और अमीन वाला है, जो कितने खूबसूरत रिमार्क्स थे और कितने शानदार रिमार्क्स थे। बात यह है कि ये 5 और 6 जो जज है और 17 जजों का जो विजडम था जिसने ये फैसला सुनाया था सादिक और अमीन का, उनका ये विजडम ही नहीं था, ये तो उनका मफाद था जो आज सामने आ गया। उनकी सारी वीडियो लीक्स आ रही और है। बिल्कुल यही वजह है रऊफ भाई कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब करप्ट इदारों की लिस्ट बनाई तो उसमें अदलिया को भी रखा कि यहाँ करप्शन है नहीं, और ऐसा वैसा नहीं, नंगे तरीके से जो आज सारे के सारे आ गए। और ये सादिक और अमीन, पता है, गुनहगार इंसानों को आप सादिक और अमीन से भी इलेक्शन के मफादात के लिए दे रहे हैं। आप तो कुफर तक पहुंच गए। यानी ये बात आज वाज़ेह हो गई कि 62-63 जो है वो आमिरों के लिए भी होना चाहिए, जजों के लिए भी होना चाहिए, अगर सियासतदानों के लिए नहीं, ये किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। किसी के लिए भी ना हो। कोई कमबख्त इस म्यार पे पूरा उतर ही नहीं सकता। कोई कम बखत इस म्यार पे पूरा उतर, क्योंकि ये टाइटल खातिमुन नबीन रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि के वसल्लम लिए ये इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। अब आइए रऊफ भाई कराची के ऊपर और अपनी आपने सीट के जैसा- ऊपर और मुस्तफ़ा कमाल जो किसी के लिए एडजस्ट नहीं होते। अच्छा, सबसे पहली बात है, आपने मेरे हवाले से सवाल किया। बात यह है कि ये पार्टी फैसला करेगी कि कौन कैंडिडेट कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, और राब्ता कमेटी ने नॉमिनेशन भरने के लिए कहा। हम सब ने भर दिए नॉमिनेशन। अब इसको फाइनलाइज करते जाएंगे और जैसे ही इजलास होगा तो आप जैसा सीनियर सियासतदान फाइनलाइजेशन का इंतजार कर, बात हजम नहीं हो रही रऊफ भाई मुझे। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एमकेएम के हवाले से एमकेएम ही हजम नहीं होती किसी को, क्योंकि किसी को स्ट्रक्चर इसका पता ही नहीं है। हम सब लोग एक पार्टी डिसिप्लिन के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, हम तो टिकट मांगते भी नहीं हैं पार्टी से, हम तो ओहदा भी नहीं मांगते, ये पार्टी फैसला करती है। तो जो भी फैसला होगा वो 2-4 दिन में, क्योंकि अभी एक मरहला बाकी है ना, स्क्रूटनी हो गई है, नॉमिनेशन वापस भी लेने इसमें। फिर दूसरा आपने कहा मुस्तफ़ा कमाल एडजस्ट होंगे नहीं होंगे, 242 आपकी पक्की सीट। हाँ, तो वो हमारी बड़ी पक्की सीट है और हम सारी रवायती सीटें इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम जीत रहे हैं। 2017-18 वाला गेम नहीं होगा आपके साथ। देखिए, उस दिन उसमें तो डकैती हुई ना, उसमें हम क्या करें। तो आज भी डकैती हो जाएगी, क्या बड़ी बात है? लेकिन अब डकैत उस वक्त भी थे, आज भी हैं। वो तो है, लेकिन आपने डकैतों के लिए कोई कानून साजी नहीं की। लेकिन कानून साजी की पोजीशन पे तो हम है नहीं, लेकिन हम अपने वोटों की हिफाजत तो कर सकते हैं। लेकिन जो इस माहौल है उसमें डकैती के चांसेस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एमकेएम का वोट बैंक जो इंटैक्ट है वो ग्राउंड के ऊपर नज़र आएगा। लेकिन बात यह है कि सब हमसे ही आके मांग रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। एमकेएम जो सपोर्ट कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है। हमारे इस सिर्फ सिंध में, हमारे पूरे पाकिस्तान से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिंध में जो हमारे 18-19 ज़िले हैं जो बाकी है, वहाँ पे हमारे 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार वोट हैं। हम वहाँ खड़े होकर जीत नहीं सकते, लेकिन दूसरे को हरा सकते हैं वहाँ पे। तो अगर हम सपोर्ट करें तो हज़ारों वोट हम डाल रहे हैं ना। फिर आप देखें, सदर का वोट चाहिए हम होगा तो हमारे पास आएंगे, प्राइम मिनिस्टर का वोट है तो हम, यानी हम वोट ही वोट देते रहे। फिर हम स्पीकर का भी वोट दें, अच्छा हमें कोई वोट नहीं डालना। तो इस दफ़ा आप बोलेंगे ना यार, इस दफ़ा तो हम बात करेंगे कि भाई 1-2 दफ़ा हमें भी वोट डाल के देखो, ताकि हम भी तो वो मज़े लें। इलेक्शन दिन पे डाकू नजर आए तो क्या करेंगे? तो ये काम उन इदारों का है जो ये देखें कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़े जो सबूत होंगे वो आपके कैमरे होंगे जो चल रहे होंगे। यानी ये अच्छी बात है कि आपने बोरियों का जिक्र अब नहीं आता है, एमक्यू का जिक्र जब आता है। यार पहले भी बोरियों का जिक्र, यार हम तो 22-23 हज़ार लाशें तो हम लेके घूम रहे हैं। तो हम मतलब है हमारी लाशें तो लाशें ये हैं, शहर तो बाकी सर लाखों करोड़ों की लाशें लेके घूम रहे हैं ना, ये भी तो देखें। देखिए ना, मतलब है बात यह है। अभी आप मुझे बताइए, गुज़िश्ता 15 बरस से तो आपने यहाँ की नुमाइंदगी छीन ली, आपने तो यहाँ की आरजुएं और जज्बात तक छीन लिए। अभी 2018 में क्या हुआ? कराची को लाहौर बनाएंगे?
कराची को कराची बना लें तो नहीं कराची अब कराची नहीं बनाए। मैं और हम मैं ही नहीं कराची बनाए। 35 साल से रह रहा हूँ, तो कराची को कराची ना बनाइएगा। कराची बहुत शानदार। को बना दे लाहौर इस्लामाबाद जैसा, मैं शुक्रगुजार हूँ सर। वैसे शहबाज शरीफ को आप खराज तहसीन पेश करें। लाहौर में जब गया मैंने देखा ये जेल में थे शहबाज शरीफ साहब, तो हम तो बड़े फेयर लोग हैं ना, तो मैंने कहा यार जिसने शहर को बनाया वो जेल के अंदर बैठा हुआ है तो आपका मतलब है हम कराची बनाने के बाद जेल में जाए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिलावल साहब ने जो 10 निकात रखे सामने और कह दिया है वाज़ेह तौर पे कि ये मंशूर का एक हिस्सा है जो सोशल वेलफेयर का है, दूसरा पॉलिटिकल, आइनी, कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे इश्यूज दूसरे हिस्से में आएंगे मंशूर के। लेकिन सर बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी पे तनकीद ये कर रहे हैं कि बिलावल साहब ने बहुत सारे कार्ड्स, भूख मिटाओ मुहिम, नौजवान कार्ड, सेहत कार्ड, तालीम कार्ड, मुफ्त घर, ये नौकरी, बहुत सारी 300 यूनिट बिजली फ्री, तनख्वाहें डबल, रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो ऐसा लग रहा है कि कोई जो 15 साल से हुकूमत कर रहा हो और वो ऐसी बातें करे तो वो अपनी नाकामी का एतराफ़ करता है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे और लोग कह रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारे लोग और ये भी कह रहे हैं कि भिखारी बनाने की कोशिश की जा रही है कौम को, कि वो घर बैठें और बस पैसे लें उनसे और खाएं और मेहनत ना करें। देखिए, ऐसा प्रोपेगेंडा तो किया जा सकता है। जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड पे ये कहा था, हमारे बाद में 2 हुकूमतें हमारे मुखालिफ आईं और उन्होंने उसी को कंटिन्यू भी रखा और उसे बढ़ाया भी। एक हुकूमत ने सिर्फ नाम चेंज किया, लेकिन इसकी अफादियत को माना। फिर आपके जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल हैं इदारे, उन्होंने भी इसे माना। इवन IMF ने कभी नहीं कहा कि ये इससे आपकी इकोनॉमी खराब होती है, सपोर्ट किया। आज भी वो कहते हैं कि हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। देखिए, असल में बात क्या है, एक होता है ये जो हमारा प्रोग्राम आया है, ये फौरी तौर पे एक उन लोगों को जो तंग आए बैठे हैं, जिन्हें हर दफा कहते हैं कि मुल्क बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है और अवाम कुर्बानी दे, ये सुनते सुनते उन्हें 75 साल गुजर गए। पीपल्स पार्टी उन्हें ये नहीं कहती कि आप कुर्बानी दे। पीपल्स पार्टी फौरी रिलीफ देती है। और रिलीफ कैसे देती है कि सब्सिडी आप हमेशा, दूसरी गवर्नमेंट्स भी देती हैं, मैं भी आपको गिनवा भी देता हूँ। दूसरी गवर्नमेंट्स जो सब्सिडीज देती हैं वो बहुत अमीरों को देते हैं, अशराफिया को देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को, टारगेटेड बड़े बड़े सब्सिडीज अब आप देंगे। जी जागीरदारों को। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये सब्सिडी आम आदमी, गरीब आदमी को देनी चाहिए। और ये BISP का और BISP के जरिए दूसरा हम ये जितने भी आ रहे हैं, ये उसके लिए है। अब वजह क्या है, देखिए, अब 18 के करीब वजारतें ऐसी हैं जो 18वीं तरमीम में डिवॉल्व हो चुकी हैं सूबों तक, लेकिन आज भी वो ऊपर है, जिससे तकरीबन 380 बिलियन रुपए जो है वो जाया हो रहे हैं वफाक। अगर वो हम लाएं नीचे सूबों के अंदर, तो एक तो ये पैसे बचेंगे अवाम के लिए। दूसरा, जो सब्सिडी, जो टारगेटेड सब्सिडी है, वो 1800 अरब के करीब है, बिलियन के करीब दी जाती है अमीरों को। अगर अब ये आम आदमी को देंगे तो इसका फौरी तौर पे रिलीफ देने की बात है। ये जो भूख मुका हुआ है, अब उन्हें आप ये कहेंगे कि अभी हम तरक्की करेंगे, हमारी इकोनॉमी अब 5-10 साल में ठीक होगी, उस वक्त तक आप भूखे मरते हैं तो मरे, आपके घर में चूल्हा जलता है ना जले, आप 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं ना खाए। हम तो नहीं, हम तो अभी एशियन टाइगर बनने वाले हैं। अब ये एशियन टाइगर का 40 साल पहले नारा लगा था, हम तो नहीं बने। अगर पीपल्स पार्टी इसके अंदर BISP ना देती, ये तनख्वाहों में इजाफा ना करती, फौरी तौर पे सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोग्राम ना देती, तो वो बंदे किधर जाएं आपके एशियन टाइगर बनने तक। तो पहली बात ये है कि फौरी रिलीफ। अब तो फलाही रियासतें होती वो हैं कि जो गरीब तरीन तबके को अपनी तरजीह बनाते हैं फौरी तौर पे। देखिए ना, ये मुल्क ऐसा है, सदर पाकिस्तान से लेकर नीचे वाला तो पल रहा है रियासत के खर्चे पे। पेट्रोल, बिजली, घर, खाना पीना, मुलाजिम, वो रियासत देगी। गरीब की दफा कहते हैं भिखारी बना दिया। इधर सदर पाकिस्तान भिखारी नहीं है, उसे आप फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर फ्री साहब, अगर पेट्रोल दे थोड़ा रहे सा ऐड करने दे मेरे सवाल में, यहीं पे आप कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन अगर लेट्स से कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट था सर मंशूर का, कि हमें किस तरह अपने सियासी हालात बेहतर करने हैं, मुआशी हालात बेहतर करने हैं, आइनी हालात बेहतर करने हैं, वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो अभी तक नहीं आई है। जो सोशल वेलफेयर वाली चीज़ है कि हमने किस तरह लोगों को मुश्किल से निकालना है और उनकी मदद करनी है, वो आ गई है। तो ये सोशल वेलफेयर के अंदर इतनी प्लानिंग स्ट्रेटजी चाहिए नहीं होती, तो आसान सी बात थी। जो मुश्किल वाली चीज़ है वो अभी तक आपने नहीं की सर, क्यों? देखिए तला भाई, असल में होता ये है कि जो अवाम है, अवाम के दरमियान आपने जाना है, अवाम अपने रिलीफ के बारे में फौरी तौर पे पूछती है। अवाम आपकी आईनी बहसों के अंदर नहीं उलझती है। अवाम ये नहीं समझती कि ये जो स्मूथ फंक्शनिंग है इंस्टीट्यूशंस की होती रहे, भला हमें तो बताओ हमारे लिए क्या करोगे। तो फौरी अवाम को एड्रेस किया है। पीपल्स पार्टी ने बहुत सा काम आईनी मामलात कर चुकी है। हमने 1973 के आइन को दोबारा से
री राइट ही समझे किया है। उसके बाद सूबाई खुद मुख्तारी का मामला हमेशा के लिए हल किया है। हमने मामला जो हैं कौमी सतह से नीचे डिवॉल्व कर दिए हैं, सूबाई हुकूमतों को इख्तियारात दिए हैं। नहीं तो जब हम आए थे तो ताकत का मरकज तो वो ऐवान सदर था, पार्लियामेंट को ताकत दी, पार्लियामेंट ने सूबों को दी। अब सूबों को काम है कि वो नीचे बल्दियाती इदारों को जो मुकामी हुकूमतें हैं उन्हें दे। तो अब ये जो दूसरे मामला थे हमारे मंशूर के अंदर वो सारी चीजें हैं, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल्स के लिए होती हैं और वो तहरीरी होगा सारा मंशूर, उसके अंदर पीपल्स पार्टी से बेहतर। और उसका हमारा एक जो बहुत बड़ी बात है, ये जो सियासी तकसीम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, सियासी नफरत है, इसके लिए तो हमारा ये है कि अब पुराने सियासतदानों को छुट्टी पे चले जाना चाहिए, अब रेस्ट कर लेना चाहिए। जो वो छुट्टी की और अपनी रिलीफ की दरखास्तें अदालतों में दे रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए, हमें जेल में ना रखे, हमारी कोई चीज कम हो जाती है, कोई बढ़ जाती है तो हमें रहने दें, हम अब बड़े लेकिन बैरिस्टर साहब मेरे हाथ में ना एक बड़ा तफसीली MQM पाकिस्तान का मंशूर है इस वक्त, जिसके अंदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है कि किस तरह तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, मुल्क का मुस्तकबिल किस तरह तरमीम करनी है। आइन में बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, जो कि मेरी नज़र में मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए हैं। नहीं, हमारा मंशूर जो है बिल्कुल हमारा पिछला मंशूर भी, क्योंकि 2013 में भी हमें मौका नहीं मिला हुकूमत का और 2018 में भी नहीं मिला, तो हमारा मंशूर है, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वसाक जमहूरियत को 80% नाफिज किया, उसका नामुकम्मल एजेंडा, दूसरे मामलात, वो सारे उसमें भी हैं। और अब हम एक दफा करके वो लेके आ रहे हैं, और हमसे बेहतर मंशूर तो ना किसी ने पहले पेश किया है और ना उस पर अमल दरामद। वाहिद आज हमारे मंशूर लें 2007 वाला, और 2013 जब हमारी हुकूमत खत्म हुई, उस मंशूर को पढ़ें, क्या हमने उस पर अमल किया है या नहीं किया, और बाकियों का भी मंशूर पढ़ें। और मैं उनके नारे, आखिरी बात करूंगा, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, किधर गए वो सारी चीजें, हवा में उड़ गई सर। इनके बड़े नारे थे ना। और हमारे जो नारे हैं, दहशतगर्दी को खत्म करना, मुल्क के अंदर गरीब आदमी को ताकत का सरचश्मा बनाना, सूबाई खुद मुख्तारी देना, वो तो हम मुकम्मल कर चुके हैं। उससे आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमने सिर्फ महज नारे नहीं लगाने होते, हमने अमल दरामद करना होता। राइट सर। अच्छा, मैं याया साहब आपसे आखिरी एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट से 2 खबरें आई। एक PTI की हक में आई, जहाँ PTI ने ये दरख्वास्त की हुई थी कि पैमरा प्रेशराइज कर रहा है चैनल्स को, और फिर पैमरा ने ये वजाहत की कि नहीं, इमरान खान की तकरीर नशर करने पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी खबर PTI के लिए अच्छी नहीं थी, उन्होंने बल्ले के निशान की वापसी के लिए दरख्वास्त दायर की, मुस्तरद हो गई। जिसके अलावा ऑनरेबल जज ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि कोई ऐसा फैसला न किया जाए जो इलेक्शन में दरअंदाजी का मुर्तकब हो, इसीलिए उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। आपकी नज़र में जो हो रहा है PTI के साथ अदालतों में, वो सही हो रहा है या नहीं? देखिए, PTI के साथ अदालतों में ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक दूसरा मामला है। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो PTI की लीगल टीम है, मुझे लगता है कि उनकी जो स्ट्रेटजी फ्रॉम द डे वन रही है, वो बहुत गलत रही है। और ये बात मैं बहुत अब इस शो में भी कहता रहा हूँ, बाकी बरमला कहते रहे हैं आप ये बात कि PTI की जो लीगल टीम है, उनकी स्ट्रेटजी शायद, और उसकी प्रॉब्लम ये है कि PTI की लीगल टीम जो है वो दे हैव आल्सो स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ पॉलिटिशियंस। शायद आज PTI की जो पार्टी है उसको पॉलिटिशियंस और इलेक्टेबल्स नहीं चला रहे, वकील चला रहे हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो जो तो लॉयर्स आपकी होते नज़र हैं में उनको PTI के नाम में PTIL लिख देना चाहिए, PTI लीगल। जी, बिल्कुल। लेकिन ये इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, क्योंकि इलेक्टेबल्स, देखिए, कुछ बातें सियासी जलसों में और टीवी पे और अखबार में अच्छी लगती है, लेकिन अदालतों में अच्छी नहीं लगती। और जो पेशावर हाई कोर्ट का कल फैसला आया है रिगार्डिंग द बैट, उसमें यही साबित हुआ है कि आप जो मर्जी कर लें, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अपना केस अपने मेरिट्स पे ही लड़ना होगा आपको। आप PMLN या पीपल्स पार्टी के कंधे पे गन रख के कुछ नहीं कर सकते। आप उनको एग्जाम्पल बनाकर अपने केस को मजबूत नहीं कर सकते। अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनका, वो बहुत टाइम से आपको कहती आ रही थी कि आप इलेक्शन करवा लें, फ्री एंड फेयर करवा लें, तो बेहतर होता कि अगर PTI इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा लेती, रादर देन ये है कि बाकी पार्टीज को का एग्जाम्पल देकर ये कह देना कि हमें हमारे साथ ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है। अगर तो PTI को ये लेकिन मालूम है कि उनके साथ ज्यादा मेरा स्क्रूटनी हो रही सवाल है। ये इसलिए भी आपके सामने आया कि गुज़िश्ता रोज़ ही हमने देखा जरताज गुल की वीडियो वायरल होती है, वो रो रही हैं कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, जंग तो नहीं लड़ रही हूँ, मैं जब तक अदालत में बैठी हूँ जब तक मुझे जमानत नहीं मिलेगी। फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट पहुँचते हैं, उनको जमानत देते हैं, बाहर एक बड़ा हजूम पुलिस वालों का मौजूद उनको गिरफ्तार करने के लिए, जो गिरफ्तार नहीं कर पाता। तो लोगों को एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है लोगों के दिमागों में कि यार ये कहीं जुल्म तो नहीं हो रहा PTI वालों के साथ।
देखिए, अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है या जो सोशल मीडिया का तासुर है, वो उसको आप अदालत में बेस नहीं बना सकते। अदालत में तो आपने अदालती कागज़ात को पूरा करना होता है और यही जो केस था बैट का, बल्ले का, उसमें यही नज़र आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी एक चेक लिस्ट थी और अच्छे वकील जो होते हैं, वो ज़रूर एडवाइस करते हैं अपनी पार्टी को कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट्स, हमने अदालत के सामने अदालती कागज़ात को ज़रूर पूरा करना है। और देखिए पीटीआई का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एक बड़ा वेल डिफाइंड और मसाली कॉन्स्टिट्यूशन है इलेक्शंस के लिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए बगैर उन्होंने एक इलेक्शन करवाए और बाद में इलेक्शन कमीशन के सामने खुद एडमिट किया कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया लेकिन कोई रूल्स का जिक्र कर दिया। तो और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के पास चले गए। पेशावर हाई कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती भी नहीं थी, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। उसके बाद जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया वो बड़ा प्रीमेच्योर नज़र आया। इसी वजह से कल पेशावर हाई कोर्ट के सामने एक ह्यूमिलिएशन हुई पीटीआई की लीगल टीम की और अब नज़र यूँ ही आता है कि पीटीआई के लिए अब एक इलेक्शन डिज़ास्टर होने वाला है जब उनके पास अपना बैट का सिंबल नहीं होगा और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो जो नज़र आएँगे। तो देखिए इम्पोर्टेंट बात बात ये है कि आपने अपना केस अपने मेरिट्स पे लड़ना है। अगर तो आपको लगता है कि आपकी स्क्रूटनी ज़्यादा हो रही है, अगर आप कन्विंस्ड है कि आपको ख़ास तौर पे प्लेस किया जा रहा है, तो फिर तो लीगल टीम को अपना होमवर्क और ज़्यादा करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हमारी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब तो हम बिल्कुल भी पैरामीटर्स ऑफ लॉ में फ़ॉल नहीं करते। जी, ये जी। तो वही बात हो जाएगी कि एक मैट्रिक का स्टूडेंट जो है वो इम्तिहान देने गया तो जब घर आया तो सिफ़र मार्क्स थे तो माँ-बाप ने पूछा कि हुआ क्या? तो उसने कहा क्वेश्चन नंबर 5 इतना मुश्किल था कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी छोड़ दिया। तो लगता है कि पीटीआई वाले आजकल कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि स्क्रूटनी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो अब हम कुछ भी ना करें और ये लीगली नहीं हो सकता। लीगल कागज़ात की और कंडीशंस की और प्री-रिक्विज़िट्स को पूरे किए बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। जुडिशरी का रोल इलेक्शन करवाना नहीं है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने भी ये बहुत स्ट्रांगली कह दिया हुआ है कि जुडिशरी इलेक्शन नहीं करवाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इलेक्शन करवाएगी। आप उनको बायपास करके जुडिशरी से ऑर्डर्स फेवरेबल एक लिमिट तक ले सकते हैं, लेकिन जुडिशरी कैन नॉट स्टेप राइट, इंटो द शूज़ ऑफ इलेक्शन कमिशन एंड से राइट। कि आपके इलेक्शंस फ्री एंड फेयर थे। बहुत शुक्रिया याया फरीद साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आपके वक्त का एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बताएंगे कि 6 जनवरी 2021 अमेरिका के दारुल हुकूमत में क्या हमला हुआ था और 9 मई 2023 पाकिस्तान में क्या हमला हुआ था। अमेरिका में क्या सज़ा हुई है, पाकिस्तान में क्या होने वाली है या हो सकती है, तफसीलन बात ब्रेक के बाद।